हेलो दोस्तों, तो आज है संडे को पीआईबी की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होती है। तो ये है हमारी सैटरडे की पीआईबी एनालिसिस और पीआईबी की लास्ट पेंडिंग वीडियो। तो हम लोग रूटीन पे आ गए हैं अगर पीआईबी एनालिसिस की बात की जाए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो आज मैं 20 फरवरी का करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ और पर डे दो वीडियोस जो पिछले 6 दिन का या फिर 5 दिन का पेंडिंग है करंट अफेयर्स का, ऐसे करके 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से पीआईबी और करंट अफेयर्स दोनों हमारे रूटीन पे आ जाएंगे। पीआईबी तो हमारा रूटीन पे आ ही चुका है, अब सिर्फ करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोस पेंडिंग रह जाएंगी 3 से 4, वो अगले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि मुझे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कई सारी चीज़ें कवर करनी है नेक्स्ट वीक तक। तो मुझे कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एक साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। पर्पस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना। अभी थर्मल एनर्जी हमारी जो है मेन सोर्स है एनर्जी का, हमें शिफ्ट करना है किसकी तरफ? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है। हाइड्रोजन या फिर अमोनिया, ये क्या है? देखिए, फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं हाइड्रोजन और अमोनिया, क्योंकि हाइड्रोजन यानी H2, अमोनिया यानी NH3। तो NH3 से आप हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसीलिए अमोनिया पर फोकस किया जा रहा है, वह भी, वरना अभी तक क्या हाइड्रोजन पर ही फोकस किया जा सकता था। देखिए, इंडिया में अगर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो हमें फॉसिल फ्यूल की बजाय ग्रीन सोर्सेज पर फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया सके। 2021 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, ठीक है। तो अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे? अगर आप थर्मल एनर्जी का यूज करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन बनाते, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं मानी जाएगी। हाँ, नॉर्मली आप वाटर वेपर से अगर हाइड्रोजन को अलग ले जाते हैं तो वो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन मानी जाएगी। लेकिन वाटर वेपर बनाने के लिए आपने थर्मल एनर्जी का यूज ना किया हो, यानी पूरी तरह से ग्रीन रिसोर्सेज से अगर आपने हाइड्रोजन बनाई है तो वो हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। इसेंशियल प्रोविजंस क्या हैं आपके ग्रीन हाइड्रोजन या फिर अमोनिया जो पॉलिसी आई उसके लिए? देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो हाइड्रोजन या फिर अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, ये रिन्यूएबल पावर को परचेज करेंगे, तभी तो ये ग्रीन मानी जाएगी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप हाइड्रोजन थर्मल एनर्जी से बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह गया। उसी तरह से अमोनिया अगर आप थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप विंड एनर्जी का यूज करके अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसका? आप सोलर एनर्जी का यूज करके अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये हो गई ग्रीन हाइड्रोजन या फिर अमोनिया। तो इन पर क्या होगा? इनको ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा 15 दिनों के अंदर ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, ठीक है। और अगर 30 दिनों तक कोई अनकंज्यूम्ड रिन्यूएबल पावर है तो ये जो मैन्युफैक्चरर हैं H2 या फिर NH3 के, वो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ले लेती हैं, कई बार यूज़ नहीं हो पाती है, तो 30 दिनों तक अगर यूज़ नहीं कर पाए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन या फिर अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन या फिर अमोनिया मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस पर वेवर दिया जाएगा 25 वर्षों के लिए। सपोज करिए आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं इंटर स्टेट। सपोज करिए यूपी में आपका प्लांट है, आप एमपी से रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं, तो इंटर स्टेट चार्जेस होते हैं। ऐसे में आपको ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एमपी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस वे ऑफ किया जाएगा। अगर आपने प्रोजेक्ट 30 जून 2025 से पहले कमेंस कर लिया, यानी अभी भी आपके पास लगभग 3 वर्ष का टारगेट है कि 3 वर्ष से पहले ही आप ये अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर दें। इंसेंटिव ग्रांट किए जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस भी दिए जाएंगे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत। यानी कुछ कंपनीज के ऊपर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होता है, तो उसके तहत आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी ही परचेज कर सकते हैं, तभी तो आपकी जो हाइड्रोजन या फिर अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ग्रीन मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप ग्रीन सोर्सेज से नहीं बना रहे हैं तो वो ग्रीन नहीं मानी जाएगी। आप चाहें तो कोयले का यूज़ भी कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी का, लेकिन उससे अगर आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दी तो वो ग्रीन नहीं मानी जाएगी। इसीलिए
रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे अगर आप रिन्यूएबल पावर को कंज्यूम करते हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पर्पस क्या था? हाइड्रोजन को एनर्जी के सोर्स पर कैसे यूज किया है इसके लिए एक रोड मैप बनाना। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस तो कर दिया। इसके लिए क्या ग्रीन हाइड्रोजन का ऑप्शन किया जाना था। 1500 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के लिए। इंडिया का टारगेट 2022 तक कितना है रिन्यूएबल एनर्जी का? 175 गीगावाट। इसमें आपकी 100 क्या है? सोलर, 60 है आपकी विंड और बाकी जो भी है आप देख लीजिएगा। 2030 तक हमें 450 गीगावाट एनर्जी जो है जनरेट करनी है। और बाकी डीकार्बनाइजेशन का टारगेट क्या है? एनर्जी को डीकार्बनाइज करने का टारगेट है 2050 तक। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अगर एनर्जी पूरी तरह से डीकार्बनाइज हो जा सकती है 2050 तक, यानी कि कोई भी थर्मल पावर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे 2050 तक। तो पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज हो गई और जिस दिन ये रिन्यूएबल सोर्सेज हो जाएगी उस दिन एनर्जी बहुत सस्ती हो जाएगी, आप याद रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। ग्रेटर मालदीव रिज पाई गई है। टेक्टोनिक प्लेट ये रिज पाई गई है वेस्टर्न इंडियन ओशन के आसपास। तो गोंडवाना लैंड जो ब्रेकअप हुआ था, डिस्पर्सियल हुआ था, क्या वो फिर से हो सकता है? देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये है आपका इंडिया, ये है मालदीव, ठीक है। ये एरिया मालदीव का आता है, श्रीलंका के बाद ये श्रीलंका, ये मालदीव है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टेक्टोनिक प्लेट जो है रिज पाई गई है, शायद ये डिवाइड हो जाए। समझे? जैसे इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना, शायद ये धीरे धीरे करके डिवाइड हो जाए। वैसे भी आपने इथियोपिया के आसपास एक रिज देखी होगी, कभी भी जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि एक रिज देखी होगी। तो शायद उसी का ये बढ़ता हुआ सिरा है और अब ये ज़्यादा दिखाई देने लगा है। तो ग्रेटर माले रीजन में या फिर ग्रेटर मालदीव रीजन में एक रिज देखने को मिली है जो मालदीव को डिवाइड कर सकती है। और क्या फिर से गोंडवाना लैंड बन सकता है? क्योंकि इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो हाल ही में इंडियन रिसर्चर्स इन्होंने एक टेक्टोनिक इवोल्यूशन देखा है ग्रेटर मालदीव रिज के तौर पर। ये देखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो कि मुंबई में स्थित है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। हालांकि ये जो मालदीव की रिज है इसका कुछ भी लेना देना नहीं है अर्थक्वेक की एक्टिविटीज से, क्योंकि कई सारी रीजेस ऐसी हैं जहां से अर्थक्वेक नहीं आता। अर्थक्वेक आने के लिए टेक्टोनिक मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, तो इस रिज पे कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट अ सिस्मिक रिज है, यानी गैसेस को निकालने के काम आती है, इसीलिए ये चर्चा में। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे अगर फैलती जाएगी तो कुछ दिन बाद एक और गोंडवाना लैंड बन सकता है। तो बाकी फर्स्ट टाइम देखा गया है हाई रिजोल्यूशन ग्रेविटी डाटा सैटेलाइट से आया और पाया गया है कि ग्रेटर माले या मालदीव रिज जो है ये हो रही है और ओशन की क्रस्ट पर हो रही है। कुछ दिन बाद हो सकता है ये सरफेस पर आ जाए और एक और आपका क्या बन जाए? गोंडवाना लैंड। बाकी टेक्टोनिक प्लेट का आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से लिथोस्फीयर जो आपका टॉप 100 या 200 एरिया होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट का, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। उसके नीचे होती है एस्थोनोस्फीयर। लिथोस्फीयर मूवमेंट करता रहता है जिसके कारण टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और भूकंप वगैरह आते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट पहली बार 1967 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर ओशनिक क्रस्ट की बात की जाए तो पैसिफिक प्लेट लार्जेस्ट है, और वहीं अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की जाए तो कई सारे लार्जेस्ट हैं, यूरेशियन प्लेट भी उनमें से एक है। टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट होता है ये हॉरिजॉन्टली होता है एस्थोनोस्फीयर के ऊपर, इसी वजह से भूकंप आते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, लगातार मूवमेंट करती रहती है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थोनोस्फीयर के ऊपर। तो वोल्केनिक एरप्शन भी होता है, भूकंप भी आते हैं। लेकिन जो आपकी ग्रेटर मालदीव रिज है ये टेक्टोनिक रिज नहीं है, याद रखिएगा। तो ये चर्चा में आज हाल ही में रही है। बाकी देख लीजिए मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से अटैच्ड है। मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से अटैच है, नई दिल्ली में। इन्हें बताया गया है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब पावर सेक्टर को साथ में लेके चले। पिछले कुछ वर्षों में पावर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। वर्तमान में टोटल जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है 394 गीगावाट है, जिसमें से 104 गीगावाट आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो 394 गीगावाट क्या है? आपकी टोटल पावर कैपेसिटी है इंडिया की, जिसमें से लगभग आपकी 25% देख रहे हैं ना, लगभग 25% आपकी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी जो है
बेहतरीन बनाया गया है। इंटर रीजनल ट्रांसफर कैपेसिटी लगभग 1 लाख मेगावाट की हो चुकी है। तो पूरी कंट्री 1 लाख मेगावाट एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड में ट्रांसफर कर सकती है और 1 फ्रिक्वेंसी पे काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर आप एक फ्रिक्वेंसी सेट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की तो इजीली ट्रांसफर की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। हमारे देश ने 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट भी अचीव कर लिया है। अब रूरल और अर्बन एरियाज में जो पावर सप्लाई है उसकी अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है और वो मिल रही है। अगर बात की जाए रूरल एरियाज में पावर की अवेलेबिलिटी की तो 2015 में ये 12.5 घंटे एवरेज आती थी, लेकिन वर्तमान ये 22.5 घंटे तक आती है। और अर्बन एरियाज में देखिए आप 23.5 घंटे आती है। मतलब लगभग अर्बन एरियाज में मात्र 22 मिनट ही सप्लाई करती है और रूरल एरियाज में 1.5 घंटे। और मैं भी देखिए रूरल एरियाज में रहता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ पावर सप्लाई बहुत बेहतर हुई है। लाइट नहीं जाती है, लिटरली लाइट जाती ही नहीं है। बहुत खुशी की बात है। इन्वर्टर कभी अब बीप नहीं करता है लाइट जाने की वजह से। रिवैम्प्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो लॉन्च की थी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम डिस्कॉम्स की हेल्प करने के लिए लॉन्च की थी। जो ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या था, ANT एंड सी लॉसेज जो है पैन इंडिया लेवल पर 12 से 15% तक कम करना है 2024-25 तक, ठीक है। और ये ACS ARR गैप, ये देखिए ANT लॉसेस और फिर जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें गैप को जो है जीरो करना है 2024-25 तक। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो पावर सप्लाई की है उसको इंश्योर करना है RDSS स्कीम के तहत। तो पावर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड स्कीम है। आप मेन ऑब्जेक्टिव में बस याद रखिएगा AT एंड C लॉसेस को कम करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड पर, किसने की है? देखिए अंडमान निकोबार कमांड जो है ये एक थिएटर लेवल कमांड है इंडिया में एकमात्र, अंडमान निकोबार। इन्होंने ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज की है पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड पर। ये एक मॉक ड्रिल है, प्रिपेयरनेस चेक करता है सभी सिक्योरिटी एजेंसीज की कि हाईजैक सिचुएशन हो जाए तो एयरफील्ड का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो डे नाइट दोनों ड्रिल की गई है INS उत्कृष्ट और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर के आसपास की गई है। INS उत्कृष्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। बाकी आर्मी, नेवी, CISF के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अंडमान निकोबार जो कमांड है उसने कई सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है अपनाए हैं सिक्योरिटी में पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड है वहाँ पर। बाकी ये ड्रिप जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन में ये रहने दीजिए, कुछ काम का नहीं है। इंडिया UAE वर्चुअल समिट हुई है 18 फरवरी को। PMO का आर्टिकल है, देख लेते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस HS शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनकी वर्चुअल समिट हुई है। इन्होंने दिखाया है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन है सभी सेक्टर्स पर वो बहुत अच्छे से हो रही हैं। और UAE वाकई में 2014 के पहले UAE को इतना हम लोग नहीं जानते थे क्योंकि इंडिया के साथ इतनी क्लोज रिलेशन नहीं थी। और UAE ने जिस तरह से रिलेशन दिखाई 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, अब UAE इंडिया में फेमस होने लगा है। दुबई इवन क्या हो गया, IPL हो गया वहाँ पे, तो समझिए मतलब फेमस तो होना ही था। बाकी जो ये स्टेटमेंट आई है कि सभी सेक्टर में अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, ये एक रोड मैप बनाता है इंडिया के लिए कि फ्यूचर पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए और फोकस एरिया या फिर आउटकम कैसे होने चाहिए। नए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, डायनेमिक्स पर फोकस किया जा रहा है। स्किल्स, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया UAE साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वर्चुअल समिट इस दौरान इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन हुए और एक्सचेंज भी किया गया। अब ये होने से क्या हो जाएगा, हमारे कई सारे प्रोडक्ट फ्री ऑफ टैक्स जाएंगे और उनके भी आएंगे हमारे यहाँ से। तो ये टैरिफ्स को रिड्यूस करता है और कई सारी मार्केट को एक्सेस करने के लायक बनाता है इंडिया की। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इससे क्या होगा, जो बायलैटरल ट्रेड वर्तमान में $60 बिलियन है, अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन हो जाएगा। दोनों लीडर्स ने क्या किया है, ज्वाइंट कमोरेटिव स्टाम्प जारी किया है इंडिया की 75th एनिवर्सरी के तौर पर और 50 ईयर ऑफ UAE's फाउंडेशन। 75th एनिवर्सरी इंडिया की और 50th किसकी, तो ये गोल्डन जुबली और ये डायमंड जुबली, दोनों कंट्रीज ने अपना अपना एक ज्वाइंट स्टाम्प जारी किया है। इंडिया UAE इकोनॉमिक रिलेशन मेरे ख्याल से $59 बिलियन का क्या है, बायलैटरल ट्रेड है, थर्ड लार्जेस्ट
यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस, ठीक है। बाकी ये फैक्चुअल डाटा मतलब कि जो ज़्यादा फैक्ट हैं वो मत याद रखिएगा। बाकी यूएई इंडिया का 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई में आता है, 8वां सबसे ज़्यादा। इंडिया की कंपनी भी जाती है यूएई, वो बात अलग है। जो इंडिया यूएई के बीच में सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, इससे बायलैटरल ट्रेड्स जो गुड्स का है वो अगले 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, $100 बिलियन का हो जाएगा। एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो जो सर्विसेज का ट्रेड है उसको $15 बिलियन तक करने की बात की जाती है। तो गुड्स का $100 बिलियन और सर्विसेज का $15 बिलियन, ये याद रखिएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोवर्धन प्लांट इंदौर में, ठीक है। तो गार्बेज फ्री सिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, आप याद रखिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस किया जाता है। तो हाल ही में एक सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोवर्धन प्लांट कहाँ, इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने गोवर्धन प्लांट जो है इंदौर में इनॉग्रेट किया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत ये प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाया जा सके, यानी वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। तो इंदौर बायो सीएनजी प्लांट, इंडिया में पहली बार ऐसा कोई प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी कैपेसिटी नहीं इंपॉर्टेंट है और लगभग 17,000 kg पर डे सीएनजी बनाएगा, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, गोवर्धन स्कीम किसकी मिनिस्ट्री की है, जल शक्ति मिनिस्ट्री की है गोवर्धन स्कीम, आपको याद रखना है। गोबर मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गोवर्धन स्कीम मतलब कि किसान गोबर को भेज के धन कमा सकते हैं। 2018 में लॉन्च की थी जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इम्प्लीमेंट की जा रही है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, ठीक है। और ग्रामीण तो इसीलिए जल शक्ति मिनिस्ट्री में आ गया आपका गोवर्धन स्कीम। कंपोनेंट क्या है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के, 2 मेन कंपोनेंट हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस बनाना और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो विलेज में होता है उसको मैनेज करना, तो ओडीएफ एंड ओडीएफ प्लस प्लस। बाकी ये आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवर्धन स्कीम 2018 में लॉन्च हुई, जल शक्ति मिनिस्ट्री, वो बात याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने फ्रीडम टू वॉक साइकिल फॉर चैलेंज, जो चैलेंज जी हैकाथॉन हुए थे उनके विनर्स का अनाउंसमेंट किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा पहली बार फ्रीडम टू वॉक साइकिल चैलेंज फॉर सिटी लीडर्स लॉन्च किया गया था। ये इंटर सिटी फ्रीडम टू वॉक साइकिल चैलेंज फॉर सिटीजन था, जो कि 1 से लेकर 26 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हाल ही में जो आपके विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस किया गया है। बाकी ये इंडिया साइकिल फॉर चेंज इनिशिएटिव लॉन्च किया था, स्ट्रीट फॉर पीपल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस, ये 2023 तक रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, ताकि सिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके कि साइकिल चेंज के लिए है। ठीक, ये हाल ही में जो चैलेंज लॉन्च किए गए हैं सिटी लीडर्स के लिए, 100 सिटीज़, ये रहने दिए आप, इतना क्या मतलब पढ़ना। 2023 तक के लिए लक्ष्य क्या है, इंडिया साइकिल फॉर चेंज, स्ट्रीट फॉर पीपल, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये 3 चैलेंज हैं जो कि 2023 तक के लिए चुने गए हैं। 100 स्मार्ट सिटीज़ में तो खासकर इनको अपनाना है। साइकिल फॉर चैलेंज 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ये 100 सिटीज़ में लॉन्च किया था, स्ट्रीट्स को सेफ बनाने के लिए, हैप्पी और हेल्दी पब्लिक प्लेसेस क्रिएट करने के लिए। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में आई थी इंडिया में, इस विजन के साथ कि जो कार सेंट्रिक रोड्स हैं इनको पीपल सेंट्रिक स्ट्रीट्स के तौर पर बनाना है। अभी कार के लिए हम लोग कार जाने की जगह नहीं, हमें पीपल सेंट्रिक रोड बनाना है, वो बात अलग है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज 2021 में आया। पर्पस क्या था, जो सिटीज़ हैं सिटीजन्स के साथ डेवलप होनी चाहिए, स्टार्टअप सोल्यूशन ऐसे प्रोवाइड किया चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताकि बेहतर यूज हो सके। तो ये कई सारे इवेंट जो ऑर्गेनाइज किए गए उसके विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं, वो विनर्स आप मत याद रखिए क्योंकि करंट अफेयर्स में वो कवर हो जाएंगे। मिलते हैं आप सब